सो गुड मॉर्निंग गर्ल्स, वेलकम बैक। सो हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्री नेटल डेवलपमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया था, यानी जो गर्भावस्था में किस प्रकार की डेवलपमेंट होती है, कौन सी ऐसी स्टेजेस होती हैं और अलग अलग स्टेजेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट्स जो शिशु की होती हैं और कौन से ऐसे कारक हैं जिनका इफ़ेक्ट उसकी डेवलपमेंट के ऊपर पड़ता है, कौन से ऐसे हैज़र्ड्स या खतरों का सामना एक गर्भकालीन शिशु को फेस करना पड़ सकता है। तो ये सारा कुछ हमने एक्सप्लेन किया था। उसके एंड में मैंने आपको क्वेश्चंस भी बताए थे, जो कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ने कंप्लीट करके मुझे इन्फॉर्म कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं किया है काइंडली आप उसको कंप्लीट करें। अब तक का जितना भी हमारा कोर्स हो चुका है उसको रिवाइज करके और उसको अपने टिप्स पे रखेंगे, बिकॉज थियोरी मैं चाहती हूँ कि इसी टाइप से आपकी हो जाए कंप्लीट। वीडियोस मैं आपको भेज रही हूँ। आज का वीडियो भी जो मैं अभी भेजूंगी आपको, प्लीज़ गो थ्रू करें इसको, और कल जब हम ऑनलाइन क्लास लेंगे तो उसमें हम आज के इस लेक्चर को डिस्कस करेंगे। कुछ अगर आपको इसमें समझ नहीं आया है तो यू कैन आस्क दैट, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना थ्योरी का पोर्शन जो है हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ऑनलाइन, क्योंकि जैसे ही हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होती हैं तो हमारा मेजर फोकस जो है प्रैक्टिकल्स के ऊपर होगा, तो वो हम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी अगर आपके डाउट्स वगैरह होंगे या कुछ भी ऐसा कुछ समझ नहीं आया है तो दैट वी विल टेक अप। आई विल नॉट डू गो थ्रू योर सिलेबस अगेन। तो अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो अभी की अभी आप मेरे को साथ के साथ आप पूछते जाएंगे। ओके गर्ल्स, सो कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आ जाती है दैट इज कॉल्ड इन्फेंसी स्टेज, या इसको हम शैशव अवस्था भी कहते हैं। यानी कि जैसे ही एक बच्चा मदर के वूम से निकलकर बाहरी दुनिया में प्रवेश पाता है या आउटसाइड एनवायरनमेंट में पाता है, एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन के तौर पर उसकी लाइफ जो है वो शुरू हो जाती है। बिकॉज गर्भकालीन अवस्था में वो बच्चा जो है एक पैरासाइट या परजीवी का जीवन जी रहा है, मदर के साथ अटैच्ड होता है, ऑक्सीजन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए मदर के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होता है। तो जैसे ही बच्चा बर्थ होकर या बॉर्न होकर आउटसाइड दुनिया में प्रवेश पाता है, तो वो एक परजीवी के जीवन से मुक्त होकर एक इंडिपेंडेंट लाइफ जो है उसकी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस जो होता है, जन्म का जो प्रोसेस होता है, ये करीबन 30 मिनट का समय होता है, जिसमें कि कुछ एक एडजस्टमेंट्स उस बच्चे को करनी पड़ती है आंतरिक वातावरण से निकलकर बाहरी वातावरण में आने की, ठीक है। इसको हम पीरियड ऑफ पार्चुनेट भी कहते हैं। इसमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड है जिससे कि बच्चा अपनी मदर के साथ अटैच्ड होता है, वो कट कर दी जाती है और बच्चे का जो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। और फिर वो अवधि जो है वो एक न्यूनेट या एक न्यू बॉर्न का जीवन जो है वो बच्चा अपना शुरू कर देता है, ठीक है। मेडिकल टर्म्स में इसको हम न्यूनेट कहते हैं, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, और इंग्लिश में अगर हम इसका इंग्लिश मीनिंग देखें तो दैट इज कॉल्ड न्यू बॉर्न, ठीक है। तो वो न्यू बॉर्न या न्यूनेट का जो पीरियड होता है ये तकरीबन जन्म से लेकर 2 सप्ताह का या 2 वीक्स का समय होता है, जिसमें कि बेसिकली एडजस्टमेंट्स कर रहा है बच्चा बर्थिंग टाइम पर। यानी कि जब बच्चे का जब वो बर्थ का टाइम होता है उस वक्त काफ़ी कुछ जो गर्भकालीन अवस्था में बच्चे ने जो डेवलपमेंट हुई थी उसकी, यानी कि जो वेट उसका हुआ था एंड ऑफ आपका जो गर्भकालीन अवस्था में जो वेट बच्चे का रिकॉर्ड किया गया था, वो वेट जो है बर्थिंग प्रोसेस में थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज बर्थिंग प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल प्रोसेस होता है। मदर के लिए ही नहीं बल्कि शिशु के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, बहुत डेंजरस भी होता है, खतरनाक होता है। कई प्रकार की मानसिक और शारीरिक जो प्रॉब्लम्स जो हैं उस वक्त एक शिशु के अंदर आ सकती हैं,
ठीक है। तो बर्थ के बाद जब बच्चा बाहरी वातावरण में आ जाता है तो उसका जो ये शैशव अवस्था वाला या न्यूनेट अवस्था वाला पीरियड जो है वो प्रारंभ हो जाता है, जो फर्स्ट 2 वीक्स का होता है, जो कि बेसिकली गेनिंग ऑफ द वेट होता है। इस दौरान बहुत ज़्यादा परिवर्तन जो है बच्चे में नहीं देखे जा सकते, बिकॉज बर्थिंग समय में जो बच्चे का वेट गिरा था वो वेट जो है वो गेन होता है या रीगेन होता है न्यूनेट के पीरियड में, और एडजस्टमेंट्स जो हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स या समायोजन बच्चा करता है अपने बाहरी वातावरण के साथ। ठीक है, तो ये आपका शैशव अवस्था या पीरियड ऑफ न्यूनेट इसको कहा जाता है। तो अब नेक्स्ट आपका आ जाता है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं जो कि एक न्यूबॉर्न बच्चे में देखी जा सकती हैं या एक न्यूनेट में देखी जा सकती हैं। तो उसमें सबसे पहली जो विशेषता जो हम डिस्कस करेंगे वो है उसकी शरीर से रिलेटेड, यानी कि शारीरिक जो विकास होता है, किस प्रकार का विकास या किस प्रकार का जो फीचर्स जो हैं कैसे किस प्रकार के हम देख सकते हैं एक न्यूनेट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आकार की अगर हम बात करें, साइज, तो जन्म के समय एक नवजात शिशु जो होता है उसका एवरेज वेट जो है वो 7.5 पाउंड के अराउंड होता है, और एवरेज लंबाई जो होती है वो 19.5 इंच होती है। यानी कि अगर हम रेंज की बात करें तो वेट का जो रेंज है वो 2 से 16 पाउंड के बीच में होता है, और जो हाइट या लंबाई जो होती है वो 17 से 21 इंच के अराउंड पाई जाती है। हाँ, मेल और फीमेल चाइल्ड में थोड़ा सा फर्क होता है। मेल चाइल्ड जो होता है वो लंबाई में थोड़े से ज्यादा होते हैं। ठीक है, बहुत कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो बच्चे के इस आकार को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर आ जाता है मैटरनल डाइट, यानी कि माता का जो आहार है, गर्भकालीन अवस्था में मदर ने किस प्रकार का आहार लिया है, ये हम पिछले चैप्टर में पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। एक वेल बैलेंस्ड डाइट एक मदर के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा जो है वो फिजिकली एंड मेंटली नॉर्मल रूप से डेवलप हो सके। तो स्पेशली जो गर्भ के जो आखिरी महीने होते हैं उसमें प्रोटीन युक्त डाइट लेना बहुत इसेंशियल होता है, तभी बच्चे का वेट जो है, साइज जो है वो नॉर्मल रूप से डेवलप हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो ये गर्भकालीन अवस्था की जो अवधि होती है इसके ऊपर भी बच्चे का आकार बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। यानी अगर नॉर्मल अवधि हम देखें वो अगर होती है 9 महीने की जो अवधि होती है, नॉर्मल देखी जाए तो बच्चा नॉर्मल आकार का होता है, नॉर्मल उसका वेट और साइज होता है। परंतु अगर वो पीरियड थोड़ा कम हो जाता है तो बच्चा दुर्बल पैदा होता है, और अगर वो लेंथ बढ़ जाती है तो बच्चा अपने साइज से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर फीटल एक्टिविटी यानी गर्भकालीन अवस्था में बच्चे की क्रियाएं कैसी हैं। नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए नॉर्मल क्रिया आवश्यक होती है, परंतु नॉर्मल से ज्यादा अत्यधिक क्रियाएं अगर बच्चा करता है तो फिर वो दुबला पतला या कमजोर पैदा होता है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति पेरेंट्स की किस प्रकार की है, तो स्टडी से ये देखा गया है कि लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के पेरेंट्स के बच्चों की तुलना में जो हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के पेरेंट्स के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, जन्म क्रम की अगर हम बात करें तो एक ही माता पिता से जन्म लिए हुए बच्चों को अगर हम कंपेयर करें तो पहले बच्चे की तुलना में जो बाद में जन्म लेते हैं बच्चे वो आकार में थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, फैमिली साइज की अगर बात करें तो बड़े परिवार में जिन बच्चों का या जिन शिशुओं का जन्म होता है वो थोड़े से, और उसमें क्योंकि बड़े परिवारों में मदर अपने स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती है तो बच्चे जो हैं उसके आकार में या वेट में थोड़े से छोटे होते हैं, दुबले पतले होते हैं। क्लाइमेट या जलवायु की अगर बात की जाए तो अगर गर्भवती महिला एक अनुकूल जलवायु में रह रही है तो उसके खाने पीने में या उसके अन्य क्रियाओं में बहुत फर्क नहीं पड़ता है, नॉर्मल क्रियाएं होती हैं, नॉर्मल खाना पीना होता है, तो बच्चे भी नॉर्मल रूप से डेवलप
होते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि आकार। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला फैक्टर आ जाता है आकार, जिसको कि ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सेकेंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है आपका शारीरिक अनुपात, फिजिकल प्रोपोर्शन जिसको कहते हैं। तो अगर हम एक नवजात शिशु के शारीरिक अनुपात को एक एडल्ट व्यक्ति के साथ कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, शरीर और सर के प्रोपोर्शन की अगर बात करें तो एक वयस्क व्यक्ति का जो प्रोपोर्शन जो होता है वो 1:7 होता है, यानी कि एक भाग अगर सर का है तो 7 भाग शरीर के होते हैं। ठीक है, परंतु शिशु में ये अनुपात जो है, प्रोपोर्शन जो है वो 1:4 देखा गया है, यानी शरीर जो सर का जो पार्ट होता है वो ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है जो बॉडी जो है उसकी ज्यादा तेजी से बढ़ती है। हेड जो है वो एक वयस्क व्यक्ति की तरह डेवलप हो जाता है न्यूनेट का। तो सर के पोर्शन में कोई डेवलपमेंट नहीं होती है, बाहरी डेवलपमेंट कोई ज्यादा नहीं आपको दिखाई देगी। धड़ वाला पोर्शन जो होता है वो ज्यादा तेजी से बढ़ता है। और इसके साथ साथ ही अगर फेस और खोपड़ी की बात करें, जो स्कल और फेस जो होता है उसमें भी अनुपात में काफी ज्यादा आपको डिफरेंस दिखाई देगा। यानी कि अगर हम एक वयस्क व्यक्ति की बात करें तो ये प्रोपोर्शन जो है वो 1:2 होता है, यानी कि 1 पार्ट खोपड़ी का है और 2 पार्ट्स, यानी जो फेस से आधी खोपड़ी होती है। ठीक है, परंतु बच्चे की अगर बात करें तो वो प्रोपोर्शन होता है 8:1, यानी जो स्कल या खोपड़ी का पार्ट होता है वो उसका बहुत बड़ा होता है और फेस बहुत छोटा और चौड़ा आपको नजर आएगा। ठीक है, इसमें मतलब कि बहुत ही जो जबड़े या जॉ वाला पोर्शन होता है वो टोटली अव्यवस्थित होता है, बिल्कुल भी प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है। नाक उसकी आपको चपटी सी दिखाई देगी, मुंह में दांत तो होते ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा उसकी जो भुजाएं या टांगे जो होती हैं वो बहुत ही छोटे छोटे नजर आते हैं उसके सर की अपेक्षा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 1:4 अनुपात होता है, तो बहुत ही छोटे छोटे उसका जो धड़ वाला पोर्शन है आपको नजर आएगा। पेट फूला फूला सा होता है, पेट जो है काफी फूला हुआ होगा, और हाथ पैर जो है बिल्कुल ही छोटे छोटे दिखाई देते हैं। गर्दन उसकी बिल्कुल ही मतलब कि शोल्डर या चेस्ट एरिया के अंदर घुसी हुई होती है, एक अलग से आपको गर्दन जो है वो दिखाई नहीं देती है एक बच्चे की। ठीक है, तो ये था आपका शारीरिक अनुपात। अनदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो हमें नजर आता है वो है डिफरेंट जो हमारे सेंस ऑर्गन्स या डिफरेंट आपके जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो किस प्रकार के, उनका क्या अपीयरेंस होता है। तो एक एक करके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के हम अपीयरेंस की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आईज की अगर हम बात करें, आंखें जो हैं वो रंग उनका अस्थाई होता है जन्म के समय, परंतु 1 या 2 सप्ताह के बीच अंदर ही अंदर स्थायी रंग बच्चा जो है वो ले लेता है अपनी आंखों का। ज्यादातर उसकी आंखों का रंग उसके मदर या फादर के ऊपर होता है। हालांकि आईज जो है काफी मैच्योर नजर आती हैं, परंतु फिर भी अनियंत्रित तरीके से इधर उधर आपको जो प्यूपिल्स जो हैं वो घूमते नजर आएंगे। गर्दन की या नेक की बात करें तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था, नवजात शिशु की जो गर्दन जो है बहुत ही छोटी होती है, लगभग धड़ के अंदर आपको घुसी हुई ही नजर आएगी, अलग से उसको पहचानना कठिन होता है। यानी सिर और धड़ के बीच में कुछ सिलवटें सी होती हैं जो गर्दन के नाम की। ठीक है, बाल या हेयर की बात करें तो उसके पूरी बॉडी के ऊपर बहुत ही नरम और रेशम से बाल होते हैं, सर के ऊपर, बॉडी के ऊपर, पीठ के ऊपर भी उसके कुछ बाल नजर आते हैं नरम से, मुलायम से, जो कि कुछ समय के बाद झड़ जाते हैं। स्किन या त्वचा की अगर हम बात करें तो नवजात शिशु की त्वचा जो है हल्के गुलाबी रंग की होती है जन्म के समय, जो कि लगभग 2 सप्ताह के अंदर ही अंदर रंग जो है उसका स्थायी हो जाता है। कौन सा रंग होगा उसका, क्या कलर होगा बॉडी का, तो वो 1 या 2 सप्ताह के बाद ही परमानेंट
होता है। मसल्स या मांसपेशियों की अगर हम बात करें तो उसके मसल्स बहुत छोटे, मुलायम होते हैं, नरम होते हैं और अनकंट्रोलेबल होते हैं, अनियंत्रित होते हैं। भुजाएं और हाथों की मांसपेशियां जो हैं वो बहुत ही कम डेवलप्ड होती हैं, बहुत ही आपको सॉफ्ट और लचीली फील होंगी। हड्डियां या बोन्स जो है कार्टिलेजेस बने हुए होते हैं, परंतु बहुत ही कोमल और लचीले होते हैं, बहुत इजीली ब्रेकेबल होते हैं। ठीक है। टीथ, दांत बिल्कुल भी नहीं होते नवजात शिशु के मुंह में। और तो ये आपके कुछ फिजिकल अपीयरेंसेस थे। और अगर हम इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग यानी कि जो इसके शरीर की क्रियाएं हैं उनके अगर हम कार्यों की बात करें, ठीक है, जो इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे कि पल्स रेट, नाड़ी की जो गति होती है, तो नवजात शिशु की जो पल्स रेट होती है जन्म के समय 130 से 150 प्रति मिनट की रफ्तार से दौड़ रही होती है। अगर आप यहाँ पर टच करके उसकी नाड़ी की गति को महसूस करेंगे तो 130 से 150 प्रति मिनट आप काउंट कर सकते हैं। कुछ समय के बाद, 1 या 2 सप्ताह के बाद वो थोड़ी सी कम आती है, तकरीबन 117 का एवरेज ले लेती है, जो कि वयस्क व्यक्ति से फिर भी कहीं अधिक है। एक वयस्क या एडल्ट व्यक्ति की नाड़ी की गति जो होती है वो अराउंड 70 बीट्स पर मिनट होती है। तो इससे तकरीबन आप ये लगा लीजिए बर्थ के समय उससे डबल नाड़ी की गति आपको एक बच्चे में, एक नवजात शिशु में फील होएगी। ठीक है। रेस्पिरेशन की दर की अगर हम बात करें, तो रेट की बात करें तो जन्म के समय एक बच्चे का, एक नवजात शिशु का रेट ऑफ रेस्पिरेशन 40 से 50 पर मिनट होता है। मतलब इतनी तेज गति से वो सांसें लेता और छोड़ता है। सप्ताह के एंड तक आते आते वो अराउंड 35 का दर का औसत हो जाता है इस रेट का, जो कि फिर भी एक एडल्ट के रेट से कहीं ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है। बिकॉज एक एडल्ट व्यक्ति का रेस्पिरेशन रेट जो होता है वो 18 पर मिनट होता है। ठीक है। टेम्परेचर, बॉडी के तापमान की अगर हम बात करें तो एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में एक नवजात शिशु के तापमान जो है बॉडी का वो काफी हाई होता है और परिवर्तनशील होता है। ठीक है। इट कीप्स चेंजिंग। वयस्क व्यक्ति का हमें पता ही है कितना होता है, अराउंड 98.234 इस प्रकार का नॉर्मल टेम्परेचर लेवल होता है, जो कि बच्चे में इससे कहीं ज्यादा होता है और चेंजिंग होता है, परिवर्तनशील होता है। इसके अलावा जो चूसने और निगलने वाली जो क्रिया होती है, ठीक है, सकिंग एंड स्वॉलोइंग वाला, तो वो एक नवजात शिशु में शुरुआत में संभव नहीं होता, इतने ज्यादा विकसित नहीं होते हैं। जैसे ही आप बच्चा जो है दूध पीने की कोशिश करता है, निपल हम बच्चे के मुंह में डालते हैं तो वो चूसने की कोशिश करता है, परंतु बहुत ज्यादा देर तक होल्ड ऑन नहीं कर पाता है। जल्दी जल्दी निपल जो है उसके मुंह से छूटता जाता है। बहुत ज्यादा अमाउंट में कई बार वो दूध को एक साथ निगल लेता है, जिससे कि उसको घुटन सी महसूस होती है और वॉमिट आ जाती है या दूध जो है उसके मुंह से निकल जाता है। परंतु सेकेंड वीक के एंड तक आते आते काफी हद तक ये क्रिया जो है उसकी नियमित हो जाती है, कंट्रोल्ड हो जाती है और वो आसानी से दूध को सक कर सकता है और स्वॉलो कर सकता है। स्टमक की फंक्शनिंग की अगर बात करी जाए तो एक नवजात शिशु की जो इंटेस्टिन्स होती हैं, लार्ज और स्मॉल जो आंतें होती हैं, उनमें क्रियाएं, उसकी क्रिया जो है एक वयस्क व्यक्ति से बहुत डिफरेंट पाई जाती हैं। बहुत ही कम समय के लिए इंटेस्टिन्स में भोजन जो है वो ठहर पाता है, बहुत कम मात्रा में भोजन ठहर पाता है, जिसकी वजह से बच्चे का डाइजेशन प्रोसेस भी बहुत जल्दी होता है और बहुत जल्दी जल्दी बच्चा जो है वॉमिट करता है या मल मूत्र को त्यागने वाला प्रोसेस उसका होता है। पर जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है इंटेस्टिन्स की क्रियाएं भी थोड़ी थोड़ी वयस्क व्यक्ति की प्रकार होती जाती हैं। नींद की अगर हम बात करें तो नवजात शिशु जो है 24 घंटे में आसानी से 18 से 20 घंटे तक सो सकता है। जब भी उसको किसी भी प्रकार की आंतरिक कोई
प्रॉब्लम महसूस होती है, कोई दर्द होता है या भूख लगती है, बेचैनी महसूस होती है, तो उस वजह से वो बच्चा भागता है। और जब ये पीड़ा या कोई बेचैनी उसकी कम हो जाती है तो वो बच्चा फिर से सो जाता है। ठीक है। हार्ट बीट की अगर बात करें तो वो भी एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में काफ़ी अधिक होती है, काफ़ी जल्दी जल्दी उसका हार्ट जो है वो बीट करता है। तो इस प्रकार की आपको कुछ ये आंतरिक जो क्रियाएं हैं ये देखने को मिलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है उसकी लेवल ऑफ मोटर एक्टिविटी, यानी कि उसकी गतिवाही क्रियाओं का स्तर क्या होता है। ठीक है, किस प्रकार की उसकी मोटर एक्टिविटीज रहती हैं। तो बेसिकली दो प्रकार की मोटर एक्टिविटीज की हम चर्चा करते हैं। एक तो मास एक्टिविटीज यानी कि स्थूल क्रियाएं होती हैं, और दूसरी होती हैं आपकी स्पेसिफिक एक्टिविटीज यानी विशिष्ट क्रियाएं। ठीक है। स्थूल क्रियाएं या मास एक्टिविटी क्या होती है, जिसमें कि पूरी की पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। तो ज्यादातर एक नवजात शिशु में ये देखा गया है कि कोई भी एक पार्ट, बॉडी का पार्ट आप टच करते हो या उत्तेजित करते हो तो उसकी पूरी की पूरी बॉडी उत्तेजित हो जाती है। यानी कि अगर आप उसके राइट हैंड के ऊपर टच करोगे तो राइट हैंड तो उसका हिलेगा ही हिलेगा, उसके साथ साथ उसका लेफ्ट हैंड भी हिलता है। ठीक है। आप किसी भी तरफ बच्चे के अगर आप राइट साइड पर चुटकी मारोगे तो बच्चे का पूरा शरीर जो है उस तरफ टर्न हो जाता है। सिर्फ सर चुटकी की तरफ टर्न नहीं होगा, पूरी की पूरी बॉडी आपकी बच्चे की उस तरफ टर्न हो जाती है। ठीक है। सर की गति कम होती है इन कंपैरिजन टू द बॉडी। बॉडी में यानी कि जो उसके हाथों पैरों की जो मूवमेंट्स होती हैं वो काफी ज्यादा दिखाई देंगी, हालांकि उसमें तालमेल या कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है अनावश्यक क्रियाएं करता रहता है। ठीक है। बिना मतलब के हाथों पैरों को टांगों को हिलाता रहता है, जिसकी वजह से उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, और इसी वजह से भी बच्चा दिन में इतने इतने घंटे सोता रहता है। ओके। तो हालांकि ये गति जो है ये जन्म से कुछ दिनों तक तो बढ़ती जाती है, परंतु और जैसे जैसे बच्चा और बढ़ता है वैसे वैसे ये गतियां जो हैं वो कम होती जाएंगी और ज्यादा विशिष्ट या स्पेसिफिक होती जाएंगी। यानी जिस बॉडी पार्ट को आप उत्तेजित करोगे वही बॉडी पार्ट रिएक्ट करेगा। तो ये जन्म के काफी समय के बाद ये थोड़ा सा बच्चे का स्थिर होता है। ठीक है। तो ये थी उसकी कुछ मास एक्टिविटीज। देन सेकंड टाइप ऑफ एक्टिविटीज जो हम एक बच्चे में, एक न्यूनेट में देख सकते हैं वो है स्पेसिफिक एक्टिविटीज। कौन सी होती हैं, यानी कि विशिष्ट क्रियाएं। ये भी दो प्रकार की होती है, एक तो है आपके रिफ्लेक्स एक्शंस और दूसरे होते हैं जनरल रिस्पॉन्सेस। रिफ्लेक्स एक्शंस कौन कौन से होते हैं बच्चे के अंदर, जो कि ऑटोमेटिक होते हैं। ठीक है। जो जन्मजात होते हैं, जो कि बच्चे को सिखाए नहीं जाते। जैसे कि आंख झपकना, कोई तेज लाइट आंख में पड़ेगी, ऑटोमेटिकली बच्चे की आईज जो है वो ब्लिंक होंगी। रूटिंग जिसको कहते हैं, रूटिंग का क्या मतलब है, बच्चे के गाल पर अगर आप स्पर्श करते हैं तो बच्चा जो है स्पर्श की तरफ तो पूरा मुड़ जाता है और जीभ से चूसने वाली क्रिया करना शुरू कर देता है। दिस इज कॉल्ड रूटिंग। ठीक है। इसके अलावा चूसना या सकिंग, यानी कि अगर बच्चे के मुंह में आप उंगली भी रखते हैं या कोई निपल डालेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली जीभ से सकिंग मूवमेंट्स करनी शुरू कर देता है। टॉनिक गर्दन, टॉनिक गर्दन का क्या मतलब होता है कि जब बच्चे को उसके पीठ के बल लिटाया जाता है और एक तरफ राइट या लेफ्ट किसी भी तरफ उसकी गर्दन को घुमा दिया जाता है तो बच्चा अपना पूरा का पूरा शरीर उस तरफ घुमा लेता है, यानी कि वो सीधा नहीं लेट पाता ज्यादा देर तक। जिस भी तरफ बच्चे की राइट या लेफ्ट, जिस भी तरफ उसकी गर्दन टर्न होती है उसी उसी तरफ उसकी पूरी की पूरी बॉडी टर्न हो जाती है, उसकी भुजाएं और टांगे उसी तरफ फैल जाती हैं। दिस इज कॉल्ड टॉनिक गर्दन। Then another reflex action that we can see in a neonate is called मोरो। मोरो क्या होता है, जब बच्चे को बहुत तेज कोई शोर सुनाई देता है या फिर उसका हम सिर लटका देते हैं। ठीक है। उसको सिर को स्थिर नहीं रख पाते हैं, लटक सा जाता है, तो बच्चा जो है अपनी आर्म्स को, अपनी भुजाओं को एकदम दूर फेंक देता है और उसकी उंगलियां जो हैं, हाथों की उंगलियां फैल जाती हैं,
गर्दन एकदम लंबी हो जाती है और वो जोर जोर से चीख मारनी शुरू कर देता है। दिस इज कॉल्ड मोरो। ठीक है। बैबिंस्की, ये भी एक प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन है, यानी जब आप बच्चे की पैर की एड़ी को या उसके अंगूठे को थोड़ा सा थपथपाते हो तो बच्चे की पैरों की उंगलियां फैल जाती हैं, इसको हम बैबिंस्की कहते हैं। ग्रास्पिंग या पकड़ना को, कुछ भी आप उसकी हथेली पर कोई चीज रखते हो, जरा सा भी स्ट्रोक करते हो, थपथपाते हो तो बच्चा उसको पकड़ने की, उसको ग्रास्प करने की कोशिश करता है। तो ये बहुत सी ऐसी रिफ्लेक्स एक्शंस हैं जो आई एम श्योर आपने अपने घरों में भी नोटिस करी होंगी। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा अभी बॉर्न हुआ है, आपकी बहन का, आपकी भाभी का, आस पड़ोस में कोई बच्चा अगर बॉर्न हुआ है, तो आप इन चीज़ों को देखो या इन चीज़ों को महसूस करो। हाँ, हमने ये पढ़ा है अपने सिलेबस में और वही हम प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। तो ये कुछ ऐसी रिफ्लेक्स एक्शंस थी जो एक बच्चे में हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद कुछ जनरल अनुक्रियाएं या जनरल रिस्पॉन्सेज होती हैं जो एक बच्चे के अंदर, एक न्यूनेट के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो वो हम थोड़ा सा यानी कि कोई भी चीज़ हम बच्चे को पकड़ाते हैं या उसके हथेली पर रखते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है। अपने हाथ पैर सिर को हिलाता है। ठीक है। कहीं से भी शोर आता है उस तरफ मुड़ने की कोशिश करता है, हाथ पैरों को मारता है। मतलब कि कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का वो यूज नहीं कर पाता, स्पेसिफिकली यूज नहीं कर पाता, बल्कि पूरा का पूरा उससे रिलेटेड जो बॉडी पार्ट है वो यूज में आ जाता है। ठीक है। तालमेल इतना नहीं रहता है और मतलब बिना कोऑर्डिनेशन के, बिना तालमेल के वो अपने संपूर्ण शरीर को हिला डुला सकता है। ओके। सो ये थी आपकी कुछ एक्टिविटीज, मोटर एक्टिविटीज जो एक बच्चे में हमें देखने को मिलती हैं। अनदर कैरेक्टरिस्टिक जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है उसका कम्युनिकेशन का लेवल कितना होता है, एक न्यूनेट का संचार का स्तर कितना होता है। ये तो हम सबको पता ही है ऑब्वियसली कि बच्चा जो है बोल नहीं सकता। ठीक है। तो हाउ डज ही कम्युनिकेट, कैसे हमें पता चलता है कि बच्चे को क्या चीज चाहिए। तो कोई भी वर्बल जेस्चर नहीं हो सकता या कोई मुद्रा नहीं बना सकता। ठीक है। फिजिकली वो इशारा नहीं कर सकता कि मुझे भूख लगी है या पेट में दर्द है या प्यास लग रही है, तो इस प्रकार से वो कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकता। एकमात्र उसका कम्युनिकेशन का लेवल या तरीका होता है वो है चीख मारना। ठीक है। तो ये एक एकमात्र तरीका होता है और जब बच्चा पैदा होता है तो भी वो चीख मारकर ही पैदा होता है। वो चीख और बाद की जो चीख होती है या रोना जिसको कहते हैं, उसमें डिफरेंस होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है उस समय वो जोर से अपने अंदर फेफड़ों में हवा भरकर एक जोर की चीख मारता है जिसको हम बर्थ क्राई कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज एक तो आपके उस समय बच्चे के वोकल कॉर्ड्स खुलते हैं, जो उसके स्वर के तंत्र होते हैं वो खुलते हैं, और दूसरा उसके फेफड़ों में हवा या ऑक्सीजन भरता है जो कि उसके ब्रेन में भी जाता है और उससे बच्चा जो है मतलब कि उसकी जो श्वसन की जो प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है वो संभव हो सकती है। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे की ये बर्थ कराए। तो अगर उस समय बर्थ के समय कोई बच्चा ऑटोमेटिकली नहीं रोता है तो थोड़ा सा उसको उत्तेजित करके उसको इस प्रकार की चीख जो है वो दिलवाई जाती है। ठीक है। परंतु बाद के टाइम में, ठीक है, धीरे धीरे ये जो बर्थ क्राई या जो चीख जो होती है ये भूख, पीड़ा, बेचैनी के कारण थोड़ी सी बदल जाती है। एक मदर जो है, क्योंकि वो अपने बच्चे की मतलब कि बच्चे से अच्छे भली भांति से परिचित होती है, तो उसकी चीख की इंटेंसिटी या तीव्रता, उसकी पिच से वो समझ जाती है कि मेरे बच्चे को किस प्रकार की परेशानी है। ठीक है। तो वो बच्चे की चीख से भली भांति परिचित हो जाती है। धीरे धीरे
बच्चा जो है जैसे जैसे बढ़ता जाता है, धीरे धीरे उसकी रोने के साथ साथ अन्य प्रकार की शारीरिक क्रियाएं भी शुरू हो जाती हैं। यानी कि जब वो जोर की चीख मारता है तो उसका पूरा का पूरा शारीरिक अंग जो है वो क्रिया में आ जाते हैं। सिर और शरीर को इधर उधर घुमाता है, अपनी बाजुओं की या टांगों की गति करता है और अपना मतलब दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। ठीक है। जन्म से लेकर करीब 9 दिन की जो अवधि होती है उसमें बच्चा जो है बहुत कम समय के लिए रोता है। यानी कि जब उसको किसी भी प्रकार की पीड़ा होती है, बेचैनी होती है या कोई भी उत्तेजना की जो तीव्रता का स्तर जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, तब बच्चा जो है इस रोने का या चिल्लाने का काम करता है। ज्यादातर स्टडीज में ये देखा गया कि शाम का जो 6-7 बजे का जो समय होता है या आधी रात का जो 11 से 12 बजे का समय होता है, इस समय बच्चा जो है सबसे ज्यादा रोता है। ओर्सवाल्ड और पेल्समैन की ये स्टडी थी। ठीक है। उसके बाद कुछ एक्सप्लोसिव साउंड्स जो है वो भी बच्चा धीरे धीरे निकालना शुरू कर देता है रोने या चीखने के साथ साथ। ठीक है। जब बच्चा दूध पीता है तो गरल गरल की आवाज आती है। ठीक है। जनरली हम इन आवाजों को हम्स, कूज के नाम से जानते हैं। यानी बच्चा खुश होता है तो किस प्रकार की आवाज निकालेगा, दुखी होगा तो किस प्रकार की। तो ये सारा इंडिविजुअली डिफरेंट होता है। जो बच्चे के क्लोज होते हैं उस वक्त उसकी मदर है, फादर है या अन्य कोई फैमिली मेंबर है, वो अपने बच्चे की इन साउंड्स को पहचान कर उसके प्रति वो रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। देन वी कम टू सेंसरी डेवलपमेंट, यानी कि संवेदनाओं का विकास का लेवल क्या होता है एक न्यूनेट के अंदर। तो सबसे पहले आपका विजुअल संवेदना की अगर हम बात करें, दृष्टि संवेदना, तो स्टडीज के आधार पर यह देखा गया है कि एक न्यूनेट जो होता है वो रंगों में भेद कर सकता है, चमक या ब्राइटनेस में भी भेद कर सकता है। ठीक है। ऑडिशन की या ऑडिटरी संवेदना की बात करें तो बच्चे के अंदर, एक नवजात बच्चे के अंदर काफी हद तक श्रवण योग्य संवेदनाएं विकसित होती हैं और जन्म से 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर वो थोड़ी सी श्रवण संवेदना की बारीकियों को भी पहचानने लग जाता है। यानी मदर की आवाज को बाकी लोगों की आवाज में अंतर करना, अपनी आवाज को दूसरे शिशुओं की आवाज में भी अंतर करना वो सीख जाता है। यानी जन्म से लेकर 3 दिनों के अंदर ही अंदर वो श्रवण योग्य काफी स्पष्ट योग्यताएं प्रदर्शित कर सकता है। स्वाद की अगर संवेदना देखी जाए तो वो भी काफी स्पष्ट तौर पर एक बच्चे में देखी जा सकती है। डिफरेंट टाइप ऑफ जो तीव्र स्वाद होते हैं उनको वो काफी अच्छे से पहचान सकता है। जीभ जो है काफी हद तक उसकी विकसित होती है। मीठा, कड़वा, खट्टा, इस प्रकार के जो स्वाद हैं वो बड़ी आसानी से महसूस कर सकता है। मीठा अगर आप खिलाओगे तो आनंद की अनुक्रिया करेगा, खट्टा या कड़वा अगर आप उसको खिलाओगे तो वो रोने का या शरीर को सिकोड़ने जैसी अनुक्रियाएं करता है। गंध की अगर बात करें तो ये भी काफी स्पष्ट तौर पर गंध के प्रति अनुक्रिया एक बच्चे में देखी जा सकती है। कोई अच्छी खुशबू है तो वो आनंददायक रिस्पॉन्स देगा और कोई गंदी स्मेल अगर बच्चे के आगे आप प्रोड्यूस करते हैं तो वो सिर को दूसरी तरफ करके या रोकर उसके प्रति अनुक्रिया करता है। स्किन की अगर सेंसेशन की बात करें तो वो भी काफी हद तक बच्चे के अंदर विकसित होते हैं। गर्म की तुलना में ठंडे के प्रति ज्यादा विकसित संवेदनशीलता होती है। ठीक है। ठंडा ज्यादा बच्चे फील करते हैं। इसी प्रकार से पीड़ा को काफी ज्यादा, पीड़ा के प्रति जो उसका थ्रेशोल्ड होता है वो भी काफी हद तक विकसित होता है। ठीक है। होंठों के ऊपर अगर आप टच करें तो होंठ सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं बच्चे के और बाकी के बॉडीज के कंपैरिजन में चेहरा सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है। ऑर्गेनिक सेंसिटिविटीज की अगर हम बात करें तो बच्चे की जो पेट की जो नाड़ियां जो होती हैं या पेट के जो पार्ट होते हैं वो 24 घंटे के अंदर ही अंदर बच्चा जो है
भूख को महसूस करना शुरू कर देता है, गले की ड्राइनेस को महसूस करना शुरू कर देता है। यानी ऑर्गेनिक सेंसिटिविटीज भी बच्चे में, एक नवजात बच्चे में काफी हद तक डेवलप्ड होती है। ठीक है। इमोशंस की बात करें तो वो भी काफी हद तक बच्चे में डेवलप्ड होती हैं जन्म के समय। स्पेशली 3 बेसिक इमोशंस, भय, क्रोध और प्रेम, ये काफी हद तक वॉटसन ने हमें बताया, ये 3 संवेग काफी हद तक डेवलप्ड होते हैं। और बट ये डिपेंड करता है बच्चे का जन्म जो है वो सामान्य अवधि में हुआ है या सामान्य से कम अवधि में हुआ है। तो जनरली जो नॉर्मल अवधि में बच्चे पैदा होते हैं उनमें इस प्रकार की जो इमोशनल डेवलपमेंट्स आपको काफी नॉर्मल रूप से डेवलप्ड दिखाई देगी। ठीक है। कैपेसिटी टू लर्न यानी सीखने की क्षमता की अगर हम बात करें तो जनरली क्लासिकल कंडीशनिंग के माध्यम से, एसोसिएशन जिसको कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग के माध्यम से बच्चा काफी ज्यादा सीख सकता है। यानी कि एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट अगर हम करें कि बच्चे के सिर को अगर हम सहलाते हैं और उसके थोड़े समय के बाद ही हम बच्चे के मुंह में कोई शहद जैसी मीठी चीज उसकी जीभ के ऊपर रख देते हैं तो बच्चा धीरे धीरे इस चीज को एसोसिएट कर लेता है। और कुछ समय या कुछ ट्रायल्स के बाद अगर हम सिर्फ बच्चे का सिर को सहलाएंगे तो बच्चे की जीभ की मूवमेंट, जो सकिंग वाली मूवमेंट्स ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है, बिकॉज वो इसको मतलब उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है, एक एसोसिएशन हो चुका है कि सिर को सहलाने के साथ मेरे को कोई मीठा जो चीज है वो मेरे को मेरी जीभ पर आती है। तो इस प्रकार की एसोसिएशन बच्चे में देखी जा सकती है। इसके साथ साथ ऑपरेंट कंडीशनिंग के द्वारा भी बच्चे में लर्निंग को हम देख सकते हैं या सीखने की क्षमता को हम देख सकते हैं। ठीक है। इंडिविजुअलिटी या व्यक्तित्वता की अगर हम बात करें तो वो ऑब्वियसली हर बच्चे में आपको इंडिविजुअलिटी या डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। कोई भी 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते, चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना हो। कहीं ना कहीं किसी प्रकार का डिफरेंस जो है वो आपको 2 बच्चों में देखने को मिलेगा, चाहे वो उसकी अपीयरेंस हो, चाहे उसका बिहेवियर हो। ठीक है। तो ये आपका कुछ आनुवंशिक होता है। ठीक है। जैसे जैसे बच्चे की आनुवंशिकता की जो क्षमताएं हैं वो डेवलप होती हैं, वैसे वैसे बच्चों में व्यक्तित्वताएं दिखती जाती हैं जो कि ट्विंस में होती हैं। जब ट्विंस जो हैं बॉर्न होते हैं वो एक जैसे हमें दिखते हैं, परंतु उस वक्त उनकी जो हेरिडिटरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो सोए हुए होते हैं, सुप्त होते हैं। परंतु जैसे जैसे बच्चे थोड़े बढ़ते हैं वो सुप्त क्षमताएं जो हैं वो जागृत हो जाती हैं, वो नजर आने लगती हैं, जिससे कि हमें उन 2 बच्चों में डिफरेंस दिखाई देता है। ठीक है। परंतु नॉर्मल बच्चों में जो डिफरेंसेस जो होते हैं, इंडिविजुअलिटीज जो होती हैं, वो किन कारणों से होती हैं। एक तो टाइप ऑफ बर्थ, यानी नॉर्मल बर्थ हुआ है या सिजेरियन हुआ है। नॉर्मल बर्थ के कंपैरिजन में सिजेरियन बच्चे थोड़े से ढीले होते हैं। ठीक है। नॉर्मल बच्चे जो हैं वो एक्टिव ज्यादा होते हैं। मेडिकेशन अगर दी गई है मदर को बर्थ के टाइम पर, जैसे पेन किलर्स वगैरह देते हैं, तो अगर जो मेडिकेशन दिए हुए बच्चे अगर बॉर्न होते हैं तो वो थोड़े से सुप्त होते हैं, थोड़े से पैसिव होते हैं इन कंपैरिजन टू ऐसे बच्चे जो बिना मदर को मेडिकेशन दिए पैदा होते हैं। ठीक है। जन्म के समय बच्चे की एज, इसका मतलब क्या होता है कि गर्भकालीन अवस्था कितनी रही है बच्चे की। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि नॉर्मल अवधि में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल से कम अवधि में जन्म लेने वाले बच्चों से या नॉर्मल से ज्यादा अवधि में जन्म लेने वाले बच्चों से, तो उनके विकासात्मक स्तर में आपको काफी चेंजेस दिखाई देंगे। फिर इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स तो होते ही हैं, वंशानुगत विशेषताएं जिनको कहते हैं। तो आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर, आइडेंटिकल ट्विंस में इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको काफी हद तक सिमिलर दिखाई देंगी, परंतु उनको छोड़कर इवन जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं उनमें भी शारीरिक या मानसिक रूप से आपको थोड़े बहुत डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। देन प्रीनेटल कंडीशंस, यानी कि पूर्व जन्म की जो
वातावरण जो होता है, गर्भस्थ शिशु को जो हम गर्भ की स्थिति देते हैं, या मदर का जो मानसिक या शारीरिक स्तर होता है, वो बच्चे के अपीयरेंस को काफी हद तक अफेक्ट करता है। मस्तिष्क की क्षति अगर बच्चे में हो जाती है जन्म से पहले या जन्म के दौरान, ठीक है, तो अगर बच्चे मस्तिष्क की क्षति का शिकार हो जाते हैं तो उनकी अपीयरेंस, व्यवहार या उनकी डेवलपमेंटल जो लेवल होता है वो सामान्य नहीं हो पाता। ठीक है, इसके बाद जन्म के बाद जो हम केयर करते हैं बच्चे की, जन्म के तुरंत बाद की जो केयर होती है, ये न्यूनेट स्टेज में जो केयर की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो अगर हम आम देखभाल करते हैं बच्चे की, तो वो बच्चे जो हैं वो थोड़े ज़्यादा सक्रिय होते हैं, कम रोते हैं और कम विघटनात्मक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं उन बच्चों के कंपैरिजन में जिनकी देखभाल थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं बच्चों के प्रति या अपने प्रति। ठीक है, कई बार क्या होता है, पेरेंट्स का जो स्ट्रेस का लेवल होता है, ठीक है, वो बच्चों में कम्युनिकेट हो जाता है। जब मदर एक बच्चे को दूध पिला रही है अपनी गोद में लेकर, कितनी वो स्ट्रेस्ड है, ठीक है, हालांकि वो मानसिक स्ट्रेस है उसका, परंतु फिर भी वो बच्चे को कम्युनिकेट हो जाता है। तो अगर पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हैं, पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि हम बच्चे की देखभाल नहीं कर सकते हैं या हम इतने कामयाब नहीं हैं अपने बच्चे की देखभाल के लिए, तो वो बच्चे में भी कम्युनिकेट हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो सामान्य बच्चों के जैसे डेवलप नहीं हो पाता। पेरेंट्स का एटीट्यूड क्या है, उनकी अभिवृत्ति क्या है अपने नवजात शिशु के प्रति। अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग प्रकार की अभिवृत्तियां रखते हैं। अगर हमारा एटीट्यूड नॉर्मल नहीं है तो हमारे बच्चे भी नॉर्मल रूप से डेवलप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि गर्भवती महिला का पोषण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या फिर मादक पदार्थों का उसने सेवन किया है, किसी प्रकार से स्मोकिंग की वो शिकार रही है, या उसका जलवायु इस प्रकार का है, क्लाइमेटिक ऐसी कंडीशंस हैं जो प्रतिकूल रही हैं उसके लिए, तो उससे भी उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर तो इफेक्ट होगा ही, उसके साथ साथ जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके बाद के जीवन के ऊपर भी उसका उसके डेवलपमेंट के ऊपर भी उसका इफेक्ट बना रहता है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक बच्चे के अंदर या एक न्यूनेट के अंदर हम देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस फिनिशेस विद योर फर्स्ट टॉपिक। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन अभी बता रही हूँ, प्लीज लिसन टू दिस वीडियो। इस क्वेश्चन को सुनो और इसका आंसर अपने रजिस्टर्स में लिखो। यानी कि नवजात शिशु या न्यूनेट की विशेषताओं के ऊपर प्रकाश डालें। ठीक है, नवजात शिशु की विशेषताओं के ऊपर प्रकाश डालें। तो आपने ये सारी की सारी जितनी भी, सबसे पहले तो नवजात शिशु होता क्या है, ठीक है, थोड़ा सा उसको आपने एक्सप्लेन करना है, नवजात शिशु क्या होता है या कौन होता है, और उसके बाद उसकी विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं, चाहे वो शारीरिक संबंधित है, चाहे वो उसकी फिजिकल प्रोपोर्शन है, या फिर उसकी प्रतीति है, जितनी भी अभी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स करवाई है ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट वीडियो में हम हैजर्ड्स या खतरों की बात करेंगे न्यूनेट की। सो थैंक यू सो मच गर्ल्स।